नमस्कार बच्चों। वर्क पावर एनर्जी बिल्कुल आसान चैप्टर नोट्स प्लस यूट्यूब वेरी हेल्प। तो बच्चों सबसे पहले हमने सीखा स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी और उनके बीच के दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का कोस। बच्चों डॉट प्रोडक्ट जो यूनिट वेक्टर्स की होती है आई डॉट आई जब एक जैसे होंगे तो 1 होगी, आई डॉट जे या जे डॉट के होगी तो 0। बड़ी काम की है, न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है डॉट प्रोडक्ट का। कई बार दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल पूछ ले। तो यहाँ पर एफ और डी दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इनके बीच में पहले तो उसने डॉट प्रोडक्ट पूछी है फिर एंगल पूछी। ये न्यूमेरिकल काफी हेल्पफुल है बच्चों पिछले कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए भी। तो यहाँ पे आई डॉट आई 1 होता है तो 3 5 15, ये ऐड हो जाएगा 16 यूनिट आ जाएगा। और जैसा कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है एफ डी cos थीटा, तो यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा 16 बाय में एफ का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड। एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। इसके बाद हमने सीखा वर्क। वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि फोर्स का कितना हिस्सा कितना कोस कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करवा। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो सारा कोस एफ कोस थीटा 1 हो जाएगा, सारा का सारा कंपोनेंट बॉडी को डिस्प्लेस कराने में। तो यूनिट जो है वर्क के जूल है, सीजीएस यूनिट अर्ग है, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। हालांकि स्केलर है लेकिन पॉजिटिव का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव का मतलब फोर्स ऊपर की तरफ या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो तो नेगेटिव वर्क डन हो जाता है, और अगर 90 डिग्री हो तो वर्क डन 0 हो जाता है। फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों। अभी तक जो स्थिति थी उसमें फोर्स कांस्टेंट था। कई बार ऐसी स्थितियां फिजिक्स में आती हैं जहां पर फोर्स वेरिएबल होता है। ऐसी स्थिति को टैकल करने के लिए हम या ग्राफिकल मेथड या इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। मोस्टली इंटीग्रेशन का ही यूज करेंगे। एक तो न्यूमेरिकल ग्राफ के हैं, एनसीईआरटी सोल्व प्रॉब्लम जरूर पढ़ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं और उन सभी को जोड़ देते हैं और इसको इंटीग्रेशन का निशान पढ़ते हैं बच्चों, एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन के लिए अलग से मैं एक लेक्चर तैयार करके रखूंगा बच्चों मैथमेटिकली समझाने के लिए। उसके बाद आती है एनर्जी। एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। चलते ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है, फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है बच्चों। वर्क पॉजिटिव नेगेटिव, एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। क्यों, क्योंकि मास भी पॉजिटिव है और वी का स्क्वायर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन वी का स्क्वायर होने के कारण ये पॉजिटिव ही हो। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब कोई ऑब्जेक्ट खींचा हुआ हो, दबाया हो, इकट्ठा फोल्ड, जैसे पानी डैम के अंदर इकट्ठा कर रखा हो, तो इन सभी स्थितियों में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी से हम वर्क करवा सकते हैं, जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आके हम इसका यूटिलाइज करते हैं। जनरल फार्मूला एफ इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स याद रखो बच्चों, ये जनरल फार्मूला है किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी के। डीवी इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। लेकिन ज्यादातर हम +1 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसका फार्मूला है एम जी एच। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एम जी, डिस्प्लेसमेंट एच तो एम जी एच। स्प्रिंग के केस में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वर्क डन द्वारा, और वो उसका फार्मूला क्या बनता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। जो वर्क हमने किया है, फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स। के क्या है बच्चों, स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, एक पार्ट बढ़ा दो उसी से डिवाइड कर दो, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें हमारे पास x1 जीरो पुट किया क्योंकि वो मान लो मीन पोजीशन से, और कितना खींचा है अपन ने, x2 इज इक्वल टू x तक। तो ये आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वर्क डन कहाँ चला गया, स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादातर कैपिटल यू को
पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज किया जाता है बच्चों। सिंबल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव। बच्चों नेचर में हम फिजिक्स में हम दो तरह के फोर्सेस डिफाइन करते हैं। ऐसे फोर्सेस जिनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी जहां से हम चले वहीं पे वापस आ जाएं तो टोटल वर्क डन क्लोज पाथ के अलोंग जीरो हो, ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर मैं किसी ईंट को उठा के ऊपर एच ऊंचाई तक लेके जाता हूँ, उसको छोड़ता हूँ तो ईंट अपने आप नीचे आ जाएगी। इसलिए टोटल वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। जितना हमने दिया उतना हमको वापस मिल गया। क्लोज पाथ के लॉन्ग वर्क डन जीरो हो जाता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ज्यादातर नेचर के अंदर जो हम फिजिक्स के अंदर टैकल करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स +2 में आएगा। स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, यानी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये डिफरेंस आ जाता है कई बार बच्चों 3 नंबर में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे फोर्सेस जिनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है और क्लोज पाथ के लॉन्ग वर्क डन जीरो नहीं होता। एग्जाम्पल इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का फोर्स कंजर्वेटिव नहीं, उसमें डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, वर्क डन अलग अलग होता है। अगला एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है जो हम वर्क डन करते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क किसने किया, नेट फोर्स ने किया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय नेट फोर्स। इसका सिंपल सा प्रूफ है बच्चों, कई बार न्यूमेरिकल्स बहुत इसके काफी हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल के लिए हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन या समेशन। फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से एम ए, एक्सेलरेशन होती है डीवी बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वो तो वेलोसिटी होता है, इसलिए उसकी जगह क्या पुट कर दिया, एम वी डी वी। इसका इंटीग्रेशन करोगे, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी v1 से v2 हो गई। अभी पीछे हमने kx था, kx dx का इंटीग्रेशन किया था, एक पावर बढ़ जाती है उसी से हम डिवाइड करते हैं, तो एम वी स्क्र बाय 2 हो गया बच्चों। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा हमारे पास हाफ एम वी टू स्क्र माइनस हाफ एम वी वन स्क्र। डब्ल्यू इक्वल टू आ गया के टू माइनस के टू, क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगला टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने हरियाणा बोर्ड के लिए, तो ये फेवरेट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और ये टॉपिक आपको मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा ही एज ए फिजिक्स स्टूडेंट ध्यान रखना होता है कि ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो किसी सिस्टम की है कंजर्व रहती है कब, जब फोर्सेस जो वर्क कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी का जोड़ प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ कांस्टेंट रहेगा। हालांकि काइनेटिक एनर्जी हो सकता है घट रही हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो, लेकिन दोनों का टोटल जोड़ जो होगा, सम होगा, वो कांस्टेंट होगा। ध्यान देने वाली बात है कि कब, जब फोर्सेस कंजर्वेटिव हों तब। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन के फोर्स में ये ला लागू नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, 9th क्लास में भी था। मान लो h ऊंचाई से आपने कोई ऑब्जेक्ट गिराया, तो यहाँ पर उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि वो उस समय वो रुका हुआ था, काइनेटिक एनर्जी जीरो। नीचे आते आते, ग्राउंड पर आते आते सारी पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। हमें ये चेक करना है कि ए पर, बी पर और सी पर, तीनों पर जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ सेम है। बिल्कुल सिंपल इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चों, जरूर याद करना, कई बार 5 मार्क्स में ही आ जाता है। जो यूनिट टेस्ट होते हैं हमारे उसमें ये 5 मार्क्स में आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, वी ए जीरो है ही नहीं, जीरो हो जाएगी। सारी की सारी एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी, तो टोटल एनर्जी भी एम जी एच हो जाएगी। अब हम बी पॉइंट पर गए, बी पॉइंट पर जाते हैं तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है जिस कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है।
तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बी पता लगाना पड़ेगा वेलोसिटी है कितनी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया h माइनस एक्स, और वेलोसिटी कितनी हो गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस से वी बी स्क्वायर बराबर टू जी एच माइनस एक्स। तो अब काइनेटिक एनर्जी आ गई, वी की वैल्यू पुट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह गई एम जी एक्स, क्योंकि अब वो कितनी ऊंचाई पर है, एक्स ऊंचाई पर है। तो दोनों को जब हम सम करेंगे तो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, टोटल एनर्जी आई है एम जी एच। अब हम पहुंच गए ग्राउंड पर, ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट जीरो है। तो VC जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS फार्मूले से। S क्या है, तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की है नीचे आते आते, h, पूरी हाइट की दूरी तय कर ली बच्चों। तो वेलोसिटी हो जाएगी 2GH का रूट, पुट कर देंगे तो हमारे पास C पर भी टोटल एनर्जी mgh ही आ जाएगी। यहाँ बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ भी दिखाया मैंने, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है अगर हम एच हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं तो, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। इसलिए ये कांस्टेंट ग्राफ देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन मैंने अलग से डार्क करके दिखाया है, और टोटल एनर्जी कितनी रही है एम जी एच, साथ साथ हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों, समझने में बड़ी आसानी होने वाली है। अब बच्चों ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन आपको ये समझना एज ए साइंस स्टूडेंट बहुत जरूरी है कि टोटल एनर्जी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट रहती है, एनर्जी को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, परंतु टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हमारा यूनिवर्स भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। रिटाई लैंग्वेज में बोलना है तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी बच्चों इट इज द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, इसका लेना देना टेम्परेचर से है। ज्यादातर हम हीट एनर्जी को कैलोरी में मानते हैं, 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होती है, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। केमिकल एनर्जी बच्चों, जब कोई चीज जलती है तो केमिकल एनर्जी रिलीज होती है एटॉमिक इंटरेक्शन से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तार में जो करंट बह रहा है उसके पास जो एनर्जी है जिससे बल्ब चल जाता है, पंखा चल जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू करंट इन वायर। न्यूक्लियर एनर्जी आपने बहुत सुना होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो ये एनर्जी जो है रिलीज होती है जब कोई न्यूक्लियस टूटता है और उसका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टीन की एक बहुत मशहूर रिलेशनशिप है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी कि मास भी एक तरह से एनर्जी का ही रूप है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम मास दिखाया है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, यही कारण है कि एटॉमिक बॉम्ब में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि उसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, तो बच्चों शक्ति, पावर, पावर शक्ति क्या रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितनी जल्दी जल्दी कोई काम करता है या एनर्जी खर्च करता है। एनर्जी को हम मापते हैं वाट के अंदर, किसमें बच्चों वाट के अंदर। एवरेज फोर्स F अगर कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लिया, dw बाई dt है, ds बाई dt क्या होता है, वो तो वेलोसिटी है। तो वर्क की एक और हमारे पास डेफिनेशन क्या आ रही है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन और यूनिट हो जाएंगे वाट। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। थैंक यू।